ओके, तो मैंने जो होमवर्क दिया था आपको, पहली बात तो बहुत कम लोग, ओनली 5 और 6 स्टूडेंट्स आर कंप्लीटिंग दी होमवर्क। ऐसा क्यों है? मतलब why are why are you not taking interest in doing these questions? यस, कोई बताएगा? क्या सर? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब सिर्फ 4 या 5 स्टूडेंट ही होमवर्क कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, बेटर यही है कि अभी समझ जाओ, क्योंकि अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, ये मत सोचना कि यू विल नॉट यू विल गेट 90-95 मार्क्स। इतना आसान नहीं है लेके आना। 95 मार्क्स इज अ वेरी गुड स्कोर, बट वो तभी आ सकते हैं जब आपको, मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से उस तरीके से पढ़ोगे। अदरवाइज लटक जाओगे 75-80 में, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे फिर वही चीज़ है कि आगे क्या करूँ, आगे क्या करूँ। यू विल नॉट बी एबल टू गेट एडमिशन इन एनी कॉलेज। अगर आप बीएससी भी करना चाहते हो, बीएससी में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। और रही बात नीट या जेई की, सोचोगे कि मैं नीट या जेई में कुछ कर लूंगा, तो नीट और जेई में तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला ऐसे, मतलब कुछ होता नहीं है ज़्यादा। इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा, क्योंकि पिछले साल पूरा का पूरा कोविड में गया है। तो स्टूडेंट का है ना, माइंड सेट भी वैसे ही बैठा हुआ है। अगर क्लासरूम होता तो क्लासरूम में एक अलग माहौल रहता है। ऑनलाइन में कौन देख रहा है, कौन प्रैक्टिस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, देख पाता है क्या? कोई कोई नहीं देख पाता। स्टूडेंट को क्या लग रहा है कि कोविड हमेशा ही रहे, हमेशा ही कोविड रहे, हमारी तो मौज है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होगा नहीं। ये भी सोच लो, ऐसा होता नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ कोविड विल बी ओवर एंड ऑफ दिस ईयर। हाँ, इस साल जो है 12th का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, शायद ना हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं है, हो भी सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, मैं मतलब ऐसा लग रहा है कि ना हो, शायद वो कोई और पैटर्न जो है के थ्रू जो है मार्क्स देंगे, जैसे 10th में दिया है। लेकिन आप ध्यान दो कि ये समस्या हमेशा नहीं रहने वाली। टिल दिस एंड दिस ईयर दिस प्रॉब्लम विल बी ओवर। तो आपको बोर्ड का एग्ज़ाम तो देना ही है, ठीक है। और क्योंकि पैटर्न बिल्कुल नया है, इसमें जो है 20 to 30% जो है अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो वो बनाने पड़ेंगे। वो ऐसे नहीं आएगा। जो बच्चा जो जिसके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे, जो प्रैक्टिस करेगा, देन ओनली शी विल गेट मार्क्स, शी और ही विल गेट मार्क्स। ऐसे नहीं होगा, ऐसे चलेगा नहीं कि मैं जो हूँ क्वेश्चन भेज रहा हूँ, अरे भाई एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो। सिर्फ 3 या 4 ही स्टूडेंट है, साक्षी है, नितिन है, फिर क्या बोलते हैं, सोनाली है, एक नेहा है, और एक साहिल है। ये 4 5 5 6 स्टूडेंट ही सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं। अरे भाई अटेम्प्ट तो करो, गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं डिस्कस तो करवा रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलो समझ में भी आ रहा है, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट मान लो क्लियर हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो फिर पूछ लो कि एटलीस्ट मुझे भेज दो कि सर मुझे चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन इग्नोर करने से कुछ नहीं होने वाला। इग्नोर करने ले तो लिए ना, फिजिक्स तो ले लिए आपने। अभी तक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी, तो ऐसा लगता था कि चलो फिजिक्स, फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना फिजिक्स के तो चलने वाला ही नहीं कुछ भी मैटर, ये मान के चलो। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग करने वाले हो या बीएससी करने वाले, अनटिल अनलेस आपके पास बायो नहीं है या आप ऑनर्स डिग्री नहीं ले रहे हो, आपको फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। अभी पढ़ लो, बाद में पढ़नी पड़ेगी। अभी पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बाद में जो जब आप एडवांस फिजिक्स पढ़ते हो बीएससी में जाके या इंजीनियरिंग में जाके, तो आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे।
वरना फिर हालत, फिर ट्यूशन लो आओगे, फिर जो है कहीं कि भाई मुझे कोई पढ़ा दे, कोई मुझे पढ़ा दे, ऐसा नहीं होता है, ध्यान देना। अभी से अपनी आदत डालो, आदत डालोगे तो कुछ कर पाओगे, वरना छोड़ दो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हर साल मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, उस बैच जो होता है 60 50 60 स्टूडेंट हैं, तो उनमें पढ़ा रहा हूँ, तो वही 40 के करीब जो स्टूडेंट लेते हैं, 10 15 स्टूडेंट हमेशा ऐसे ही होते हैं कि जो कोई इंटरेस्ट नहीं है। और 40 में भी जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, 10 से 15 ही होते हैं जो लगता है कि हाँ उनको समझ में बहुत अच्छी तरीके से दे आर टेकिंग वेरी इंटरेस्ट, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। अरे कुछ नहीं तो समझने की कोशिश करो, आपकी पेरेंट्स की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आपसे। अब तो अब तो कोविड चल रहा है, तो कोविड में तो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही जाता है कि भैया चलो मोबाइल देख लिया, मोबाइल में तो आजकल यूट्यूब है और नेट तो वैसे ही बहुत फ्री का है एकदम, मतलब 300 रुपये में आपको 1 1.5 GB जो है पूरे दिन का मिल जाता है, तो देखो कुछ भी, टाइम निकल रहा है, निकलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे प्रॉब्लम आएंगी, आगे कहाँ प्रॉब्लम आएंगी ये मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं जानता हूँ ना अभी क्या सिनारियो चल रहा है, क्या हालत है लोगों की, मैं जानता हूँ आगे और वर्स्ट होने वाला है। हमेशा माँ बाप नहीं कमाएंगे आपके, कि माँ बाप जो है आपको पलकों पे बैठा के रखेंगे। अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, बच्चे नहीं हो आप। जो काम आप कर रहे हो उसको ढंग से करना सीखो, अगर नहीं करोगे तो छोड़ दो, फिर वो मतलब नहीं है। फिर दूसरों पे मत डालना सीखो कि ये करके दे दे या वो करके दे दे। होमवर्क किस लिए दे रहा हूँ मैं? होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ कि कई लोग बहुत अच्छी तरीके से होमवर्क कर रहे हैं, यार डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से करके दे रहे हैं। जितना भी है, अगर 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन भी अगर उन्हें आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन बहुत ढंग से करके दे रहे हैं, करके तो दे रहे हैं कम से कम। आप बड़े हो चुके हो यार, 12th क्लास में हो, 16 17 साल होती है, 16 17 साल में मेच्योर हो जाता है। और जो स्टूडेंट मेच्योर्ड हैं दे विल, वो कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, आर्मी में चले जाएंगे, किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे, और अभी नहीं जाएंगे तो आगे चल के वो कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। मेहनत हमेशा मंगलाती है, लेकिन ऐसा ये मत सोचना कि हमेशा जो है पेरेंट्स ही आपको जो है जो है आपके लिए करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। और ये जो प्रॉब्लम्स मैंने दी थी, इसमें डाउट्स हैं, तो डाउट्स का जो डिस्कशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि कब डिस्कशन करना है। को प्रेजेंटली क्लास में डिस्कशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 30 40 मिनट उसमें चले जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि आधे घंटे की क्लास ना शाम को, रात को रख सकते हैं, जैसे 9:30 से 10 रख ली। उसमें क्या है, जो मैंने डाउट्स दिए ना आपको, जो क्वेश्चन दिए, उसमें जो डाउट्स हैं वही क्लियर करवा दूंगा मैं आपको। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। मुझे बताओ ये ठीक रहेगा कि नहीं, कि यहीं करवाऊँ? यस सर। क्योंकि यहाँ पे ना टाइम जाता है, इससे बढ़िया मैं नेक्स्ट टॉपिक करवा लेता हूँ। वो जो प्रॉब्लम्स मैंने दी हैं आपको, उसमें डाउट्स आए हैं बच्चों के, और काफ़ी डाउट्स आए हैं, तो मैं शाम को जो है, बेटर ये है 9:30 के करीब, 9:30 बजे, 9:30 से 10 में आपको एक लिंक भेजूंगा, उसमें वो डिस्कशन करवा दूंगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो मैं अब आगे ही चलता हूँ, क्योंकि आज मुझे ये चैप्टर ख़त्म ही करवाना है। मैं फिर कैपेसिटेंस कल स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अभी तक देखा है आपने, देखा होगा चैप्टर जो है ठीक ठाक है, ये न्यूमेरिकल्स भी ठीक ठाक बन रहे हैं। ये एक डेरिवेशन है, एक्चुअल में यही है जो कोर्स में, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं किसी के लिए भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, बट वो चीज़ जो पूछी नहीं गई है वो उसे कराना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, चलो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। नाउ इसमें भी वही 2 केस आते हैं, 3 केस हैं अगर आप ढंग से देखोगे। ये 2 केस ले रहा हूँ मैं फिलहाल, 2 केस है, नेक्स्ट केस उसके बाद देखेंगे।
इमेजिन करो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड और होलो दोनों के लिए चलेगा, ध्यान देना। तो मैं लिख दूंगा ऊपर सॉलिड एंड होलो दोनों के लिए चलता है। मैं इसमें चार्ज दे रहा हूँ Q। अब हमें पता है कि ये चार्ज कहाँ जाता है, पूरा पूरा सरफेस पे आ जाता है। क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Q इज दी चार्ज ऑन द स्फीयर और R इज दी रेडियस ऑफ स्फीयर। इसकी डेरिवेशन नहीं है, सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, ध्यान देना, बट फॉर्मूला है तो ध्यान देना। वैसे डेरिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद मुझे बता दोगे। किसी को याद है मैंने आपको बताया था R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है? कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बताया था ना, गॉस थ्योरम में बताया था कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, अंदर कितनी होती है, और सरफेस पे कितनी होती है। किसी को याद है? Q upon 4 pi epsilon naught R square. Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, छोटा r स्क्वायर। r क्या है? r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। और मैंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप पूरा चार्ज कहाँ कंसंट्रेट कर दो, सेंटर पे, और सीधा ही पॉइंट चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। याद है? ये पॉइंट बताया था मैंने आपको। Yes, sir. यहाँ पे लिख रहा हूँ, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड is due to point charge की वजह से, which is, और पॉइंट चार्ज क्या है? ध्यान देना, पॉइंट चार्ज क्या है? टोटल चार्ज Q is concentrated at the center। मतलब बेसिकली आप क्या बोल रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि ये जो प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसी है कि पूरा का पूरा चार्ज आपने सेंटर पे कंस्टिट्यूट कर दिया, रख दिया, और आप r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप ऐसे कर दिया, आपने प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह आ रही है, और पॉइंट चार्ज की तरह ही फिर पोटेंशियल भी आएगा, पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज जैसे ही आएगा। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता था r दूरी पे? Q upon 4 pi epsilon naught R. बहुत बढ़िया। यानी कि आउटसाइड, अब मैं हटा रहा हूँ इसे, आउटसाइड ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटा रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं कर रहे हैं, हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, मैं हटा दे रहा हूँ। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉइंट चार्ज की तरह आ रही है, इसका मतलब पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज की तरह ही आएगा। तो आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल आता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ, आउटसाइड द स्फीयर का मतलब क्या होता है? कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि ये इसका मतलब है आउटसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल आता है पॉइंट चार्ज की तरह। याद रखना, सारा का सारा चार्ज सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, रख देना, और पोटेंशियल निकाल देना, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाहर ध्यान देना, ये बाहर आता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरा, हाँ। दूसरा है कि इमेजिन करो अगर मैं आपसे बोलूं सरफेस पे, तो सरफेस की कंडीशन बताएगा कोई? क्या होगी? स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R। स्मॉल r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये है एट द सरफेस।
तो पोटेंशियल एट द सरफेस क्या आने वाला है, तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला था इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दो, तो सरफेस पे मिल जाएगा आपको। कितना आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। और ध्यान देना, अगर चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो यही फॉर्मूला फिर मैं चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहां लिख दे रहा हूं, इफ चार्ज डेंसिटी इज गिवन, कौन सी चार्ज डेंसिटी दी जाएगी यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर याद होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी जाती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो आप चार्ज की जगह क्या लिख दोगे, सिग्मा इंटू 4 पाई r²। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यस सर। क्योंकि पूरा चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है, 4 पाई r²। तो चार्ज डेंसिटी को आपने सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर से मल्टीप्लाई किया तो Q आ गया। अब Q की जगह, इस Q की जगह अगर आप ये उठा के डाल दोगे, ये पूरा पूरा, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, बट वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस में मेनली काम आता है, यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। ओके, और तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सरफेस पे कितना आ रहा है, और तीसरा कहाँ पे निकालते थे, आर स्मॉलर देन कैपिटल। इनसाइड, इनसाइड की बात हो रही है। अच्छा, किसी को याद है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, 0। अच्छा 0। मैंने लास्ट पॉइंट बताया था, अगर याद होगा, लास्ट पॉइंट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। देखो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, याद है, ये समझ में आ रहा है, कंडक्टिंग स्फेयर है ये। तो ये जो स्फेयर है ये क्या है, ये स्फेयर का सरफेस जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। लास्ट पॉइंट जो बताया था अगर याद होगा पिछली बार, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, देखो यहाँ पे है, देखो ये लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था क्या था, इसमें कहाँ पे चले गया, यहाँ देखो ये पॉइंट बताया था, क्या था देखो, द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी इज ऑलवेज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों, क्योंकि फील्ड लाइंस कैसे बाहर निकलती हैं, 90 डिग्री पे, सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए। तो अगर आप सरफेस पे मूव करोगे, ऐसे ऐसे होते हुए जा रहे हो, तो आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने पे जो सरफेस बनता है उसे क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। कंडक्टिंग स्फेयर के या कंडक्टिंग मटेरियल के या कंडक्टिंग बॉडी, तीनों मतलब सेम है, ठीक है ना। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होगी तो इसका मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और कितना होता है, कितना रहता है, ये भी बताया था, इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट चेंज एंड इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। जितना सरफेस पे होता है पोटेंशियल, उतना ही अंदर होता है, ठीक है ना। तो अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पे लगाऊं तो मैं सीधा लिख सकता हूँ, कौन बताएगा अंदर पोटेंशियल कितना होगा, Q upon 4 pi epsilon naught capital R। हाँ तो सीधा लिख सकता हूँ तीसरा, inside the sphere
इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूं माइनस dv/dr, ये आपको याद होगा। तो dv/dr क्या हो गया, 0 हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो, ठीक है ना, तो dv/dr जो मिलता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उसका नेगेटिव एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट 0 है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। और कितना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा, उतना ही होगा जितना सरफेस पे है। और सरफेस पे कितना है, q/4πε0r। ठीक है, तो अब मैंने तीनों चीज लिख दी है, यहाँ तीनों चीज लिख देता हूँ एक एक करके। ये पहला हो गया, ये दूसरा, और ये है तीसरा। इसको बोलते हैं आउटसाइड, बाहर, ध्यान देना, सरफेस, इनसाइड। अच्छा, ध्यान देना ये सारा काम किसके लिए चल रहा है, कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए नहीं चलता है, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चल रहा है। कितना होगा पोटेंशियल, q/4πε0r, ये है आउटसाइड, सरफेस पे q/4πε0r, और इनसाइड q/4πε0r। यहां तक आ गया समझ में। यस सर। अब एक चीज समझो कि अगर मैं अब आपसे पूछूं, ध्यान देना, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि स्फीयर का पोटेंशियल क्या है, ध्यान देना, क्वेश्चन में कई बार आता है कि पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या है। तो अब आप क्या बोलोगे, कि नोट में लिखवा रहा हूं, कई बार क्वेश्चन में आएगा, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर का इसका मतलब क्या है। तो अब आप क्या बोलोगे, आपके पास तीन चीजें हैं, ध्यान देना यहाँ पे। आप बोलोगे सर बाहर q/4πε0 स्मॉल r है, इसका मतलब बाहर क्या होता है, जैसे जैसे दूर जाओगे तो क्या होगा, घटेगा, यस सर। क्योंकि स्मॉल आर जो है बढ़ता चले जाएगा जैसे जैसे आप दूर जाओगे। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल आर यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे आप दूर जाते हो, ध्यान देना, सरफेस से दूर जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। लेकिन अगर आप सरफेस पे देखोगे तो सरफेस पे कांस्टेंट है, क्योंकि q भी कांस्टेंट है, q तो फिक्स वैल्यू है, जो दिया है वो फिक्स वैल्यू है, और r क्या है, रेडियस, तो वो भी फिक्स वैल्यू। तो सरफेस पे एक फिक्स पोटेंशियल आ जाता है, जो कौन डिसाइड करता है, चार्ज और उसका साइज, चार्ज q और उसका साइज रेडियस। आ गया समझ में। और जितना सरफेस पे है उतना ही अंदर है। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे बोलेगा कि बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, तो आप बोलोगे जितना सरफेस पे है उतना ही अंदर है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर क्या होगा, q/4πε0r, जितना सरफेस पे उतना ही है। आया समझ में। यस सर। समझने की कोशिश करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसका मतलब क्या है, तो बाहर नहीं निकालोगे, बाहर का मतलब दूर, यहां नहीं निकालोगे, ऐसा नहीं बोलोगे कि सर जितना यहाँ पे होगा ना पोटेंशियल वही इसका होगा ना, ये तो गलत हो गया। क्या होगा,
इसका मतलब क्या है कि जब मैं पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा हूं तो आप सीधा बोलोगे इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। इसका मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि जितना सरफेस पे उतना ही अंदर है, तो हर जगह तो सेम है, चाहे आप कहीं पे भी निकालो, ठीक है ना, अंदर निकाल लो, सरफेस पे निकालो, हर जगह क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर का मतलब यहाँ पे क्या है, किसके इक्वल है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ निकालो, ग्राफ बनाओ, ग्राफ भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ बहुत इजी है, देखना जरा, मैं यहाँ ग्राफ बना देता हूँ। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया था वैसे ही ग्राफ यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान देना। इसके बीच में पोटेंशियल वर्सेस आर। अच्छा अब ध्यान देना, ध्यान से समझना, अंदर कितना है, सेंटर पे कितना होगा, कितना होगा बताओ, जितना सरफेस पे है। यस सर। यस सर। तो इसकी कुछ वैल्यू तो आएगी ना, कुछ तो वैल्यू आएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर की तो कुछ वैल्यू आएगी, तो वो मैंने लिख दी है, ये है सेंटर पे। और सरफेस पे कितना है, सरफेस है ये, जब स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाता है तो उतना ही है, ध्यान देना, जितना यहाँ पे है सेंटर पे है उतना ही सरफेस पे है। और मैंने आपसे बोला था कि जब आप सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है, इसका मतलब कांस्टेंट है, ध्यान देना, हर जगह सेम है। आया समझ में। यस सर। यस सर। आप देखो यहाँ पे सेंटर से इतनी दूरी पे गए, पोटेंशियल उतना ही है, इतनी दूरी पे गए पोटेंशियल उतना ही है, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर बताया अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है पोटेंशियल घटता है, कैसे घटता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है ना। तो घटेगा कैसे, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, कैसा बनेगा ग्राफ, हाइपरबोला। आ गया समझ में। यस सर। तो ये ग्राफ है, ध्यान देना। इस पोटेंशियल को ही बोला जाता है, इस पोटेंशियल को ही बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ स्फीयर, ध्यान देना। ये जो पोटेंशियल बाहर वाले की बात नहीं हो रही है, ध्यान देना, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर। बाहर तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ और है, स्फीयर जो सरफेस पे उसके उससे क्या है, यहाँ पे कम है ना, आप देखो, ठीक है। तो बाहर घटता चले जाता है, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, if the charge density, ध्यान देना, सीधा ही प्रॉब्लम क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, कौन सा, कंडक्टिंग, is 2 microcoulomb per meter square, ठीक है, and the radius is 10 centimeter. Find out the electric potential inside at this surface। और जब भी मैं आउटसाइड की बात करूंगा तो मुझे डिस्टेंस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सेंटर। क्वेश्चन समझ में आया क्या दिया हुआ है। यस सर। पहले तो मुझे झट से बता दो कि
इस स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, रेडियस इसका 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 20 नहीं 10 है आई थिंक, 10 सेंटीमीटर। इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है, कितनी है, 2 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। झट से मुझे बताओ इस पे चार्ज कितना होगा, पहले तो बताओ पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव। प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज मैंने आपको बताया था, सिग्मा को क्या करना, सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। और पूरा को पूरा चार्ज सरफेस पे होगा, जरा मल्टीप्लाई करके बताना कितना है, सिग्मा दे रखा है 8 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। सिग्मा है 2 इंटू 10⁻⁻�6, ठीक है। अच्छा ये नीचे मीटर स्क्वायर है, ध्यान देना, तो आपको जो एरिया है वो मीटर में ही रखना है, तो ये आएगा 4 पाई। आर कितना है, आर है 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, इस चीज का ध्यान देना है, सेंटीमीटर में मत डाल देना, अदरवाइज रॉन्ग आंसर आएगा। तो जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है आपका 8 पाई 10⁻⁻�6, और ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर यानी कि -2। तो ये आ गया आपका 8 पाई इंटू 10⁻⁻8 कूलम, इतना चार्ज है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि बताओ पोटेंशियल बाहर सरफेस पे और एक पॉइंट जो कि 20 सेंटीमीटर दूरी पे है कितना आएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले रहा हूँ, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ए पे बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, अंदर कितना होता है जितना सरफेस पे होता है, तो क्या लिखोगे, Q/4πε0 R। हाँ ए एंड बी पे सेम आएगा, 1/4πε0 आपको पता है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। Q 8 पाई 10⁻⁻8 अपॉन R। R कितना है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻²। जरा सॉल्व करना है, कितना आ रहा है, 72 पाई 10⁻⁹, ये -1 होगा, नीचे ऊपर जाएगा +1, और एक -8 है, तो मेरे ख्याल से आ रहा है 72 पाई इंटू 10⁻²। पाई की वैल्यू डाल दोगे ना 3.14, तो आप निकाल लेना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ये है ए पे अंदर, यहां तक आया समझ में। यस सर। अच्छा बी पे कितना आएगा, बी मतलब सरफेस पे, तो निकालने की जरूरत नहीं है, जितना ए पे है उतना ही है, ठीक है। 7200 पाई कूलम वोल्ट। सी पे सी पे अच्छा सी पे कितना होगा, तो सी पे होगा Q/4πε0 स्मॉल r। अब क्योंकि ये पॉइंट 20 सेंटीमीटर दूरी पे, तो मेरे ख्याल से सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उससे कम आना चाहिए, क्योंकि आप क्या है दूर जा रहे हो, और जैसे दूर जा रहे हो तो पोटेंशियल घटता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे होगे, ठीक है। तो ये आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ Q 8 पाई 10⁻⁻8 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻²। तो ये कितना आ रहा है जरा बताएगा कोई। 36 × 10⁻²। बिल्कुल 36,000 पाई वोल्ट, 3600 पाई वोल्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, चार्ज तो उतना ही है, बस डिस्टेंस क्या हो गया है, 10 के मुकाबले डबल हो चुका है, तो हाफ कर देना बस, और कुछ नहीं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। यस सर। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना, अगर ये समझ में आ गया, ऐसा समझो कि ये प्रॉब्लम तो
डायरेक्टली पूछी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड वेन डी ग्राफ जनरेटर। उसका प्रिंसिपल आपके सिलेबस में है, तो ध्यान से समझना इस चीज को, अदरवाइज क्या है वो कॉन्सेप्ट जो है ना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड वेन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, वेन डी ग्राफ जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान देना, वो हट चुका है, लेकिन वेन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल आपके सिलेबस में, और क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीज को मैं देखना, इस क्वेश्चन को मैं कैसे कैसे पूछ सकता हूँ, ध्यान देना, क्वेश्चन समझना इसको। देखो ध्यान से समझना क्या है। इफ टू स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज 2 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed concentrically। concentrically का मतलब क्या होता है? सर दोनों सर्कल के सरफेस के अंदर। मतलब दोनों का सेंटर सेम है। ये है अंदर वाला और ये है बाहर वाला, दोनों पे चार्ज दे रखा है। ध्यान से समझना, दोनों का चार्ज कितना है। इसका है जो अंदर वाला है उसका है 2 माइक्रोकूलम और ये है -10 माइक्रोकूलम। मैंने आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ बोथ दी स्फेयर। दोनों स्फेयर का पोटेंशियल बताओ, ध्यान से समझना। दोनों स्फेयर का पूछा है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। अब क्योंकि यहां दो स्फेयर हैं, ये है S1 और ये है S2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं S1 का लिख के दिखाता हूं, हिसाब से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल ऑफ S1 स्फेयर। अच्छा, अब एक चीज समझो, S1 के ऊपर खुद का चार्ज है कि नहीं? यस सर। तो उसके खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? Potential due to its own charge. V1 is the potential of S1 due to its own charge। ध्यान देना, एक तो खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा। अच्छा, कितना आएगा? ध्यान से समझना, कितना आएगा। क्या मैंने अभी आपको बताया था कि जब मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल ऑफ द स्फेयर, तो इसका मतलब क्या है? आप क्या निकालोगे? पोटेंशियल सरफेस एट की द पोटेंशियल। सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर, है ना। उसके उसके खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि वो होगा 9 इंटू 10⁻⁹। ध्यान से समझना इस चीज को, 1/4πε0। खुद का चार्ज कितना है उसके पास? 2 कूलम, 2 माइक्रोकूलम। 2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस। उसका खुद का रेडियस कितना? आ गया समझ में? यस सर। अच्छा, ये सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये पोटेंशियल आ रहा है खुद के चार्ज की वजह से। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। खुद के चार्ज की वजह से उसका कुछ पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। अभी एक और पोटेंशियल आने वाला है, सोचो क्यों आएगा एक और पोटेंशियल। तो वो इसलिए आएगा क्योंकि ये जो स्फेयर है, ये वाला जो स्फेयर है S1, ये किसके अंदर है? S2 के। हाँ, अब इमेजिन करो कि मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से समझना है मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि दो चार्ज रखे हो, ये मैंने कभी प्रिंसिपल बताया था आपको, Q1 एंड Q2। और मैं आपसे बोलूं कि एक पॉइंट है A और A पे आपको पोटेंशियल बताना है, तो आप बताओ किस किस की वजह से बताओगे? यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो किस किस चार्ज की वजह से आएगा? एक तो Q1 की वजह से आएगा और एक Q2। Q2 की वजह से आएगा, और दोनों को क्या करना है? ऐड करना। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते थे हम? सुपरपोजिशन।
तो क्या मुझे यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। अब इमेजिन करो कि S1 का जो पोटेंशियल है खुद के चार्ज की वजह से, वो मैं लिख चुका हूं, ये रहा, ये पूरा पूरा, ये जो लिखा है ना, ये खुद के चार्ज की वजह से है उसका पोटेंशियल। लेकिन क्योंकि S1, ध्यान से समझना, क्योंकि S1 S2 के अंदर है, तो S1 का कुछ और पोटेंशियल, कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल आएगा उसके पास। वो कितना आएगा सोचो? वो कैसे निकालूंगा? अब इमेजिन करो कि S2 के सरफेस पे कितना है, S2 के -10। सरफेस पे जितना होगा उतना ही एक्स्ट्रा पोटेंशियल उसका भी आ जाएगा, S1 का भी आ जाएगा। यस आ रहा है सर। समझ में क्या बोल रहा हूं? देखो, समझने की कोशिश करो। S1 जो है S2 के अंदर है, जो पहले वाला, जो अंदर वाला स्फीयर है वो बाहर वाले स्फीयर के अंदर है। S1 इज इनसाइड द S2। तो S2 का जो पोटेंशियल है, सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा S2 का, उतना ही पोटेंशियल अंदर भी तो होगा ना उसका। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? नो सर। तो देखो, समझने की कोशिश करो। ये तो समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? ये समझ में आया, पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, वो निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यस सर। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि S1 का सिर्फ यही पोटेंशियल नहीं है, इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्यों होगा? ध्यान देना, क्योंकि S2 जो है, S1 जो है वो S1 के अंदर है। अब S1 के सरफेस पे कितना है? S1 के सरफेस पे कितना है? कितना होगा बताएगा कोई? S1 के सरफेस पे कितना होगा? 9 × S1, 10⁻⁹ अब ध्यान देना, S1 के जो सरफेस पे, S2 के सरफेस पे, S1 के सरफेस पे तो ये है, S2 के सरफेस पे पोटेंशियल लिख रहा हूं, कितना? 9 × 10⁹ कितना चार्ज है उस पे? -10 -10, यानी कि -10 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर। आया समझ में यहां तक? ये S2 का पोटेंशियल लिख दिया मैंने, ध्यान देना, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ S2। ठीक है, ये S2 का पोटेंशियल, ये जो पूरा को पूरा लिखा है ये S2 का पोटेंशियल है बाहर वाले स्फीयर का। और यही पोटेंशियल S2 का अंदर भी होगा। यस सर। यस सर। होगा कि नहीं? क्योंकि मैंने आपको पहले ही पॉइंट बता रखा है कि स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है ना, वो उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे है। तो S2 का जितना पोटेंशियल स्फीयर के सरफेस, S2 के सरफेस पे, उतना ही अंदर भी होगा। आया समझ में कि नहीं? तो पोटेंशियल ऑफ S1 स्फीयर कितना आएगा? एक तो खुद के चार्ज की वजह से आएगा, जो कि इतना है, ये खुद के चार्ज की वजह से है, और एक बाहर वाले स्फीयर की वजह से आएगा। और बाहर वाले स्फीयर की वजह से भी कितना एक्स्ट्रा आएगा? जितना बाहर वाले स्फीयर के सरफेस पे होगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो नेट पोटेंशियल जो आने वाला है वो मैं लिखने वाला हूं, यहां पे लिखने वाला हूं, ध्यान देना, इनसाइड वाले स्फीयर पे ध्यान देना, इनसाइड वाले की बात चल रही है, ठीक है ना? यहां पे लिख देता हूं, इनसाइड स्फीयर की बात चल रही है, जो सबसे अंदर वाला स्फीयर है। तो इसका जो नेट पोटेंशियल आएगा वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज प्लस, मतलब ऐड करना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्यू टू आउटसाइड स्फीयर। और ये भी कौन सा पोटेंशियल है? पोटेंशियल एट द सरफेस, ध्यान देना।
यहाँ तक आया समझ में? पहले बताओ जल्दी, क्लियरिटी हुई, वरना फिर मैं आगे नहीं चलूंगा। ये पहले सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए। बताओ जरा यहाँ तक क्या सर ऐड आया? क्यों किया? ऐड इसलिए किया क्योंकि मैं जो पोटेंशियल निकालता हूँ वो सिंपल ऐड करने से निकालता हूँ, स्केलरली ऐड करता हूँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आया समझ में? यस सर। फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो ऐसे ही करूंगा। जब भी कंसेंट्रिक स्फेयर की बात चले तो अंदर वाला स्फेयर का अगर पोटेंशियल आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? एक तो खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे उसकी, दूसरा उसमें कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसके अंदर है? बाहर एक स्फेयर बैठा हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है वो किसकी वजह से आएगा? बाहर वाले स्फेयर की वजह से आएगा। और कितना आएगा? जितना बाहर वाले सरफेस पे होगा, क्योंकि जितना बाहर वाले सरफेस पे उतना ही अंदर है, तो वो ऐड करना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं? यस सर। सर हाँ जी बोलो। सर फिर बाहर की स्फीयर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा? बाहर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले का देखेंगे, जब बाहर वाले पोटेंशियल की बात करेंगे तब देखेंगे बात। जब मैं बाहर वाले पोटेंशियल की बात करूंगा, बाहर वाले स्फेयर का पोटेंशियल बताओ, तब उसका S1 का इफेक्ट ले लेंगे। आया समझ में कि नहीं? यस सर। हम यहाँ पे अंदर वाले की बात कर रहे हैं, हम बाहर वाले की बात अभी चलेगी बात में, ठीक है? तो ये बताओ जरा कितना आ रहा है सॉल्व करके, दोनों बताओ, बताएगा कोई भी? कोई कितना आ रहा है मुझे बताओ। ये आ रहा है 18 इंटू 10⁻⁹ और नीचे -1 है, ध्यान देना, तो ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा। ये कितना है? 18 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। आ गया समझ में यहाँ तक? यस सर। ये आया खुद के चार्ज की वजह से, दिस इज ड्यू टू इट्स ओन चार्ज। अब कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर है? एक बाहर एक स्फेयर बैठा हुआ है जिसके जिसके पास कुछ चार्ज है। तो एक्स्ट्रा कितना ऐड करना पड़ेगा? जितना बाहर जो बैठा स्फेयर है उसके सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिपेंड करेगा कि उसका साइन क्या है। तो ये कितना आ रहा है जरा बताना। -45। 9/2 हो गया नेगेटिव में, 10⁻⁹ और ये 1 होगी पावर, ठीक है? तो +1 -6 और नीचे है 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा। कितना रहा? 10⁻⁵ और 10⁻⁵ को चलो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, ध्यान देना, दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्फेयर का S1 का इनसाइड स्फेयर का पोटेंशियल आएगा 18 इंटू 10⁻⁴ प्लस इसमें ऐड करना है कितना? 90/2 इंटू 10⁻⁴। ये चीज समझ में आ गई मैंने क्या किया है? यस सर। ठीक है ना? वो 90/2 लिख दिया है मैंने। तो ये गया 45 से, क्या कॉमन आ रहा है? 10⁻⁴ कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 18 - 45। तो आंसर कितना है अपना? -27। हाँ, ध्यान देना, ये मत सोचना कि उसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है, अंदर वाले के पास, अंदर वाले के पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल है। नहीं, कैसा पोटेंशियल है अंदर वाले के पास? नेगेटिव आ रहा है ये तो। सर मतलब आया? बाहर वाले का इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है ना उस पे? हाँ, अंदर वाले का खुद के चार्ज की वजह से है पॉजिटिव पोटेंशियल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बाहर एक स्फेयर बैठा हुआ है, उसका बाहर एक स्फेयर बैठा हुआ है और उसका सरफेस पे नेगेटिव पोटेंशियल है। तो जितना नेगेटिव पोटेंशियल उसका सरफेस है उतना ही अंदर भी है। यानी कि S1 पे जो पोटेंशियल आएगा, एक तो खुद के चार्ज की वजह से आया और एक बाहर वाले स्फेयर की वजह से आया, बट वो नेगेटिव है बाहर वाले की वजह से। तो पॉजिटिव पोटेंशियल कम है, नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव ज्यादा आया। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब बाहर वाले की बात करते हैं। बाहर वाले की बात करते हैं, जहां तक मेरा ख्याल है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बाहर वाले की बात कर रहा हूं, आउटसाइड स्फीयर की बात कर रहा हूं। आउटसाइड स्फीयर की बात कर रहा हूं।
अब बताओ फिर से वही चीज आउटसाइड स्फीयर के लिए, पोटेंशियल ऑफ आउटसाइड स्फीयर, तो फिर वही चीज है। सबसे पहला क्या आएगा बताओ, सबसे पहला किसकी वजह से आएगा, सोचो। पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज। समझ में आया? यस सर। अगर मैं S2 की बात कर रहा हूं तो S2 के पास कितना चार्ज है, -2 माइक्रोकूलम। तो खुद के चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल आएगा। कितना आएगा बताएगा कोई? 9 इंटू 10⁻⁹। 45 into 10⁴। और मैंने निकाला था वो, अभी मैंने निकाला ही था, अगर आप ढंग से देखोगे तो मैंने निकाला है वो। कितना आ रहा था ये? निकाला था ना अभी ये? हाँ सर। जितना सरफेस पे उतना ही था ना अंदर, तो एस सरफेस पे तो निकाला था S2 का। तो S2 का पोटेंशियल आ रहा है ड्यू टू इट्स ओन चार्ज इतना। लेकिन ध्यान देना, इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सोचो ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर एक स्फीयर बैठा हुआ है जो S1 है, ध्यान देना, और उसके ऊपर भी कुछ चार्ज है, कितना, इतना। तो S2 का कुछ, S2 के पोटेंशियल में जो कि ये था -45 इंटू 10⁴, इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और कितना करना पड़ेगा? जितना S1 का पोटेंशियल आएगा इस सरफेस पे, ध्यान देना। आ रहा है समझ में? यस सर। S1 की वजह से जो पोटेंशियल आएगा इस सरफेस पे, उतना ऐड करना पड़ेगा। अब जरा मुझे बताओ कि ये जो S2 है, ये जो पूरा सरफेस है S2, ये S1 से कितनी दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर। ध्यान से समझो। S2 कितनी दूरी पे है? सेंटर से डिस्टेंस लेना होता है, ध्यान देना, सेंटर से 20। डिस्टेंस लेना होता है 20 सेंटीमीटर। वैसे तो देखा जाए तो ये 10 सेंटीमीटर है ना, लेकिन सेंटर से देखो, सेंटर से कितनी दूरी पे? 20 सेंटीमीटर दूरी पे। तो बाहर है कि अंदर है S1 के? ये अंदर है S2 जो S2 S1 के बाहर है कि अंदर है? S2 बाहर है। S2 बाहर है। तो S2 S1 के बाहर है। अब ध्यान देना, बाहर कितना आता है पोटेंशियल, ध्यान दो, कितना आता था? Q/4πε0r। आ रहा है समझ में? बट स्मॉल आर है, ध्यान देना, ये नॉट कैपिटल आर। यहां तक आया समझ में? यस। तो S2 सरफेस पे हर एक पॉइंट पे, यहां पे S1 की वजह से कितना आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा S2 सरफेस S1 के बाहर है, ठीक है? तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा, ध्यान देना, कितना? 9 इंटू 10⁹, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। आया समझ में? यस सर। ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, इसी को बोला जाता है पोटेंशियल ड्यू टू S1 स्फीयर। आप ऐसा सोचो, V2 जो है वो पोटेंशियल ड्यू टू S1 स्फीयर है, जो कि अंदर है, क्योंकि S2 S1 से बाहर है। और बाहर पोटेंशियल आप कैसे निकालते हो? Q/4πε0r, तो वैसे Q/4πε तो वही रहेगा, बट स्मॉल आर ले लेते हो। ध्यान दे रहे हो? ये चीज समझ में आ रही है मैंने क्या बोला है? यस। ओके, तो इसे सॉल्व करने पे देखो कितना रहे। ये 10 से गया, 10⁴। हाँ, तो ये आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ -6 +1, ठीक है? ये 10⁻⁻1 होगा, ऊपर जाएगा, ये आएगा +90 + 9 इंटू 10⁴ वोल्ट। आ गया समझ में? आता? यस। तो ये आया खुद के चार्ज की वजह से, और ये आया
जो अंदर बैठा हुआ स्फेयर था उसके चार्ज की वजह से, और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जो आउटसाइड स्फेयर है, ध्यान देना, उसका पोटेंशियल आएगा, ये है खुद के चार्ज की वजह से, और ये है अंदर वाले स्फेयर की वजह से। इसे ऐड करके कोई बताएगा कितना आ रहा है? -36। ठीक है, तो आंसर आया -36 इंटू 10⁴ वोल्ट। बताओ कौन ज्यादा पोटेंशियल पे है? S1। S1 ज्यादा पोटेंशियल पे है, और S2 क्या है, कम पोटेंशियल पे है। तो मैं सीधा लिख सकता हूं पोटेंशियल ऑफ S1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ S2। यहां तक आया है समझ में? यस सर। याद सर रहेगा? यस। सर वो V2 नहीं समझा। कौन से वाला? आउटसाइड स्फेयर का V2। ये वाला? यस सर। चलो फिर बता देता हूं, समझना इस चीज को। मैं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। ये ध्यान देना, ये पूरा स्फेयर का हर एक पॉइंट S1 स्फेयर के बाहर है कि अंदर है? बाहर। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि S1 स्फेयर का 20 सेंटीमीटर दूरी पे पोटेंशियल कितना आएगा, तो वही तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है जो S2 में ऐड करना है। आया कुछ समझ में? पर सर हमें S1 का पोटेंशियल निकालना है। समझो, वही तो मैं बता रहा हूं। मैं जो पोटेंशियल निकाल रहा हूं S2 का, वो नेट पोटेंशियल निकाल रहा हूं मैं, उसके खुद के चार्ज की वजह से नहीं निकाल रहा हूं। ध्यान देना, खुद के चार्ज की वजह से तो इतना है, ये है खुद के चार्ज की वजह से, ये मैं बता चुका हूं आपको। लेकिन क्योंकि बेचारा, अब वो क्या करे, उसके अंदर भी एक बैठा हुआ है, स्फेयर बैठा हुआ है, तो वो भी तो पोटेंशियल क्रिएट करेगा ना उसके सरफेस पे। आ रहा है समझ में? यस सर। अरे भाई, वो जो अंदर बैठा हुआ स्फेयर है वो भी तो पोटेंशियल क्रिएट करेगा ना उसके सरफेस पे, तो उसका जो नेट पोटेंशियल आएगा वो दोनों की वजह से आना चाहिए। ये आया खुद के चार्ज की वजह से, और ये किसकी वजह से आया, जो अंदर वाला स्फेयर बैठा हुआ है उसके चार्ज की वजह से। अब क्योंकि इसका हर एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पूरा जो स्फेयर है, बाहर वाला स्फेयर, वो क्योंकि अंदर वाले स्फेयर के बाहर है, कितनी दूरी पे, उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर, यानी कि बाहर है। और बाहर मैंने आपको बताया था पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, Q/4πε0 तो आप ऐसे सोचो कि ये जो 2 माइक्रोकूलाम है, इसकी वजह से S2 का एक्स्ट्रा पोटेंशियल कितना आएगा, तो वो क्या बोलोगे आप, 9 इंटू 10⁹, अंदर कितना चार्ज है, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। तो यही चीज तो मैंने की है, ध्यान दो। आया समझ में कि नहीं अब? यस सर। और दोनों को ऐड कर दिया, तो इससे एक चीज पता चली, हमें क्या पता चलती है इससे, कि अंदर वाले का पोटेंशियल क्या है, बाहर से ज्यादा है। ठीक है, पोटेंशियल निकालना सीख गए कि नहीं? सर सेंटर पे क्या आएगा पोटेंशियल? सेंटर पे सोच, अब बता सेंटर पे क्या होगा। सोच, अब सोच, अगर मैं आपसे बोलूं यहां बताओ सेंटर पे, अब बता, सोच के बता सेंटर पे किसकी वजह से आएगा। तो आप बोलोगे कि सर सेंटर पे एक तो इस चार्ज की वजह से आएगा, और एक आएगा इस चार्ज की वजह से, आएगा कि नहीं? यस सर। अब बता, ये जो सेंटर है, ये दोनों के अंदर है कि नहीं? हाँ सर। तो बता, इस 2 की वजह से कितना आएगा, अंदर कितना आता था, जितना ये, यहां पे ध्यान देना है, इस सेंटर पे
2 माइक्रो कूलाम की वजह से कितना आएगा, तो आप बोलोगे जितना उसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे है उतना ही अंदर है। 9 इंटू 10⁻9 प्लस 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻2। ये आया S1 की वजह से, क्योंकि ये सेंटर S1 के अंदर है तो इतना आएगा, जितना S1 के सरफेस पे उतना ही सेंटर पे, ध्यान दे रहे हो। यस सर। प्लस इसमें एक्स्ट्रा और आएगा, S2 की वजह से भी आने वाला है। अब बताइए सेंटर S2 के अंदर है कि बाहर है, अंदर है। तो S2 के सरफेस पे जितना आएगा उतना ही एक्स्ट्रा सेंटर पे आ जाएगा। अब बता S2 के सरफेस पे कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9 माइनस 10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻2। इन दोनों को ऐड कर सेंटर पे पता चल गया। आया समझ में। यस सर। सर पर ये तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा, इसके हर जगह अलग अलग आ रहा है ना आएगा, position। ध्यान दे ध्यान दे। ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देखिए ये वाला, ये पूरा को पूरा इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है, ध्यान देना। ये इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है, ये पूरा इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है। अगर ढंग से देखेगा तो चाहे यहां ले, यहां ले, यहां ले, यहां ले, यहां ले, यहां ले, सब पे इतना ही आने वाला है। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही तू इस सरफेस के बाहर जाता है, यहां पहुंचता है, तो अब यहां अगर ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, तो अब तू ये नहीं बोल सकता कि वी ए इज इक्वल टू वी बी है, क्योंकि ये जो ए पॉइंट है ये S2 के तो अंदर है लेकिन S1 के बाहर है। क्योंकि S1 से बाहर है, और मैंने आपको बता रहा है कि जैसे ही आप बाहर जाते हो तो S1 से ये पॉइंट दूर है, तो पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो S2 की वजह से तो इतना ही आएगा, ध्यान देना। अगर A पे देखा जाए तो S2 की वजह से तो इतना ही पोटेंशियल आ रहा है, लेकिन S1 की वजह से कम हो जाएगा। आया समझ में। यस सर समझ। तो इसमें सिर्फ इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है, सरफेस नहीं, ध्यान देना। सरफेस सिर्फ ये होंगे, ध्यान देना, एक तो ये और एक ये। और बना सकता हूं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारे सरफेसेस भी बना सकता हूं, बट ध्यान देना यहाँ पे वॉल्यूम की बात चल रही है, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। सरफेस मत देखो, ये सरफेस है, ध्यान देना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ऐसे बीच में बना भी सकते हो। मैं और क्लियर करूंगा इसे, लेकिन कब क्लियर करूंगा, शाम को, ध्यान देना। और अच्छी तरीके से क्लियर कर सकता हूँ इसे, कि और कैसे सोच सकते हो इसे। यहां तक समझ में आ गया, पहले तो ये बताओ। यस सर। और अब ध्यान देना, अगर मैं यहां पूछूं कितनी दूरी पे, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर दूरी पे, तो बताओ आप पोटेंशियल कैसे लिखोगे। ये पॉइंट किससे दूरी, दोनों के बाहर है कि नहीं। यस सर। तो अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट सी, तो आप बोलोगे कि ये S1 के भी बाहर है और S2 के भी बाहर है। तो S1 की वजह से 9 इंटू 10⁻9 2 इंटू 10⁻6 बाहर कैसे लेते हो, स्मॉल आर लेते हो। आया समझ में। हाँ सर। प्लस 9 इंटू 10, ये S2 की वजह से लिख रहा हूं। आप इसे सॉल्व कर लेना, ये आपका आ जाएगा। तो मैंने अंदर भी निकालना सिखा दिया, सेंटर पे निकालना सिखा दिया, और S1 के सरफेस पे निकालना सिखा दिया, और S2 के सरफेस पे भी निकालना सिखा दिया। आप कहीं पे भी पूछोगे, कहीं पे भी निकाल सकते हो। आप बस ये चीज ध्यान रखो कि वो पॉइंट कहां लाई कर। आ गया समझ में यहां तक। यस सर। चलो अब आप ध्यान देना। अब ये तो मैं क्वेश्चन दूंगा, करने की कोशिश करना, और डिस्कशन तो मैं करवाऊंगा, ध्यान देना। अब ध्यान देना, इसमें 2 केस हैं। कौन से केस हैं। अगर मैं इन दोनों स्फेयर को कनेक्ट कर दूं, ध्यान देना, बाय अ कंडक्टिंग वायर, तो क्या होगा। अब इसमें 2 केस बनते हैं। 2 केस कौन से हैं, कि पहले 2 स्फेयर एक दूसरे के अंदर रखे हैं, और दूसरा होगा एक दूसरे के बाहर रखे हैं। आया समझ में। हाँ सर। अब इमेजिन करो 2 स्फेयर हैं, ध्यान देना, फिर से अब पोटेंशियल लिख के दिखाना, ध्यान देना। S1 S2, पहले का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2। मैं दोनों को कनेक्ट करूंगा, ध्यान देना। आफ्टर कनेक्शन
मुझे निकालना है इसका पोटेंशियल एंड आउटसाइड सरफेस का पोटेंशियल। तो पहले मुझे बताओ कि बिफोर कनेक्शन, देखो ध्यान देना यहाँ पे कनेक्शन किससे है, इस कंडक्टिंग वायर से। पहले मुझे आप ये बताओगे कि जब मैंने इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया, यानी कि बिफोर कनेक्शन, मेरा पोटेंशियल कितना आएगा? कौन बताएगा? S1 का बताएगा कोई पोटेंशियल बिफोर कनेक्शन? बताओ। Q1 upon 4 pi epsilon naught r। अब लेकिन बताते चलना कि ये किसकी वजह से, ध्यान देना, ये किसकी वजह से बताओ। ये जो पोटेंशियल आ रहा है, हाँ, इसके ओन चार्ज की वजह से। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? बाहर वाले स्फीयर की वजह से जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, बाहर वाले स्फीयर की वजह से कितना एक्स्ट्रा पोटेंशियल, जितना उसके सरफेस पे है, बाहर वाले के सरफेस पे है। अब बाहर वाले के सरफेस पे बताओ कितना है? Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। आ गया समझ में? यस सर। S2 बताओ क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ S2 बताओ, खुद के चार्ज की वजह से बताएगा कोई? Q2 upon 4 pi epsilon naught r। ध्यान से समझना, ये किसकी वजह से आया? S2 का किसकी वजह से आया? ओन चार्ज। बहुत बढ़िया। इसमें क्या करना पड़ेगा? S1 के कारण जो है। हाँ, S1 के कारण। अब क्योंकि S2 S1 के बाहर है, तो S1 में जो चार्ज है Q1, तो Q1 की वजह से कितने आने वाला है? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी दूरी पे है? R2 दूरी पे है। आया समझ में कि नहीं? यस सर। आया ना समझ में? यस सर। ओके। अब ध्यान देना, जैसे ही आप कनेक्शन करते हो, जैसे ही आप कनेक्शन करोगे किससे? एक कंडक्टिंग वायर से, तो एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे एक ही चीज बचती है। ध्यान देना, पहले चार्ज था यहाँ पे, ये वाला जो चार्ज था ना, ये यहाँ पे, यहाँ बनाना चाहिए बल्कि, ये कौन सा चार्ज था? ये कौन सा चार्ज है? Q1। और ये है Q2। ध्यान से समझ में आ रहा है ये? यस सर। अब Q1 चार्ज के पास कोई रास्ता नहीं है S2 तक पहुंचने का। ध्यान देना, S1 पे जो चार्ज है वो S2 तक नहीं पहुंच सकता किसी भी तरीके से। लेकिन जैसे ही आपने वायर से कनेक्ट किया, तो अब ये जो चार्ज है, ध्यान देना, ये जो चार्ज है, इसको क्या मिल गया? ये जो Q1 पे चार्ज था, इसको क्या मिल गया? मीडियम मिल गया, ट्रैवल। हाँ, एक रास्ता मिल गया। रास्ता भी कैसा मिला? कंडक्टिंग वायर का। कंडक्टिंग वायर की क्या खास बात होती है? चार्ज उसमें आराम से मूव चार्ज कर को सकता पास है। कर। हाँ, तो होगा क्या, ये जो Q1 चार्ज है, ध्यान देना, ये सारा का सारा ट्रेवल कर जाएगा बाहर की तरफ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, चार्ज कहाँ जाना चाहता है? कोशिश करता है दूर जाने की, कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा दूर जा पाए। आ रहा है ना समझ में? तो यहाँ पे जो S2 सरफेस है, उस पर पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? Q2 तो था ही पहले, Q1 भी आ गया। अब ऐसा नहीं है सर मैं प्रूव तो करके, हाँ सरफेस पे भी तो प्लस चार्ज है ना, तो फिर उधर ही जाएगा वो भी। हाँ, तो वो तो देखो, Q2 तो बाहर नहीं जा सकता। Q2 पे जो चार्ज, जो S2 पे जो चार्ज है वो Q2, वो और तो कहीं नहीं जा सकता, वो उसे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, Q1 को तो रास्ता मिल गया ना। Q1 क्या सोच रहा है कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा दूर जाऊं, तो Q1 को रास्ता मिला। किसके सहारे? इस वायर के सहारे एक रास्ता मिल चुका है। तो ये भाग के और दूर जाना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और कंडक्टिंग बॉडी है। तो कंडक्टिंग बॉडी में जो चार्ज होता है वो क्या कोशिश करता है? रिपेल करते हुए दूर जाना चाहता है। तो Q2 कहाँ पहुंचेगा? सारा का सारा Q1 कहाँ पहुंचेगा? जहां पे Q2 है।
यानी H2 सरफेस पे पहुंच जाएगा। अब इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि और रास्ता है नहीं दूर जाने का। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ये मैं प्रूव करा के दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ध्यान देना, ये मैं प्रूव करा के दिखाऊंगा, ये फाइनल कंडीशन है, ठीक है। तो अब कैसे निकालता हूं, तो ध्यान देना है, जब भी कनेक्शन होता है, वाइल कनेक्शन, यहां लिख रहा हूं मैं, जब भी वाइल कनेक्शन, दो चीज ध्यान देनी है। पहला, किसी को याद होगा मैंने ये चीज लिखवाई थी आपको पहले कभी, कहां लिखवाई थी? कंडक्शन के टाइम पे, ध्यान है, याद है किसी को? ये यस बिल्कुल सर। वही केस है, ये बिल्कुल वही केस है। तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल हमेशा चार्ज हमेशा कहां से कहां जाता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, याद है किसी को? Yes, sir. दो स्फेयर लिए थे, एक स्फेयर में चार्ज था Q1, दूसरा था Q2, और मैंने आपको बताया था कि हमेशा चार्ज उस स्फेयर से दूसरे वाले स्फेयर में जाएगा जिसमें पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूं, वाइल कनेक्शन पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज moves from high potential to potential sphere to low potential sphere। अब ये कोई नई बात नहीं है, ये मैं पहले ही निकाल चुका हूं आपको। मैंने आपको पहले क्या लिखवाया था? पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां जाता है? अपने आप हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, आ रहा है ना समझ में? हाँ सर। और नेगेटिव चार्ज कहां जाता है? लो टू हाई। लो टू हाई जाता है, वो ऑब्वियस सी बात है। तो ध्यान देना, मैं नेगेटिव भी लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव भी लिख सकता हूं। और नेगेटिव चार्ज, दो चीजें होती हैं, ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज moves from low potential to high potential। और कब तक जाएगा सोचो, कब तक जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, द ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस until the potential of both sphere become equal। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि चार्ज तब तक ही ट्रांसफर होता है जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल सरफेस टू लो पोटेंशियल सरफेस जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो कुछ ऐसा होगा कि एक स्फेयर से चार्ज दूसरे स्फेयर में जाएगा, तो जिससे निकला पॉजिटिव चार्ज, जिससे निकला उसका पोटेंशियल घटता जाएगा, और इस जिसमें जा रहा है उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। समझ में आया क्या? तब चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। यस सर। और तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान देना है, तीसरा पॉइंट क्या है? टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे आप चार्ज जनरेट नहीं कर रहे हो, ध्यान देना, चार्ज सिर्फ क्या हो रहा है, एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर में जा रहा है। तो टोटल चार्ज हमेशा सिस्टम का कंजर्व्ड ही रहेगा। समझ में आया? जितना सिस्टम पे इनिशियल चार्ज है उतना ही फाइनल पे रहेगा, ठीक है ना। अब देखो ये मैं प्रूव करवा देता हूं, ऐसा नहीं है, ये मैं प्रूव करवा देता हूं, ध्यान देना, ध्यान से समझना, ये मैं प्रूव करवा रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं, ये प्रूव करवा रहा हूं। प्रूव कराने का तरीका क्या है? प्रूव कराने का तरीका ये है कि मैं मान लेता हूं कि आफ्टर कनेक्शन जो अंदर वाला स्फेयर है उस पे चार्ज है Q1 डैश,
और जो बाहर वाला चार्ज है उस पे Q2 डैश, बाहर वाले स्फीयर पे Q2 डैश होगा। ध्यान देना, इस तरीके से लिख रहा हूं, Q1 डैश इज द फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर S1, ये मान लिया और यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही फाइंड आउट करना है। अब ध्यान देना, जैसे ही आपने क्या किया, ये कनेक्शन कर चुके हो आप, ध्यान देना, तो कनेक्शन करने के बाद ये फाइनल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, दिस इज द फाइनल कंडीशन। ध्यान से समझना इस चीज को। अब बताओ चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता जाएगा? पोटेंशियल है तो इक्वल नहीं होता। जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल, मतलब फाइनली दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाना है। अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि S1 का पोटेंशियल लिखो और S2 का पोटेंशियल लिखो फाइनली, तो लिख सकते हो कि नहीं? फिर से वही करना है जो काम किया था मैंने पहले। बताओ, अब S1 पे जो फाइनल चार्ज है वो कितना है? Q1 डैश है ना, तो खुद के चार्ज की वजह से कितना आया? Q1 डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। अंदर वाले का लिख रहा हूं खुद के चार्ज की वजह से, क्योंकि खुद का चार्ज क्या हुआ? Q1 डैश है, Q1 नहीं है, ध्यान देना। और जो बाहर स्फीयर है उसके पास चार्ज कितना है? Q2 डैश, तो उसकी वजह से कितना आएगा एक्स्ट्रा? Q2 डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये चीज समझ में आई? यस सर। ओके, ये है S1 का। S2 का बताओ क्या होगा? खुद के चार्ज की वजह से Q2 डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये है खुद के चार्ज की वजह से, प्लस अंदर वाले चार्ज की वजह से कितना आएगा? तो क्योंकि S2 अंदर वाले चार्ज के बाहर है, मतलब S1 के बाहर है, तो Q1 की वजह से आएगा Q1 डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो देखो पहली इक्वेशन क्या आएगी, ये पूरा को पूरा कैंसिल आउट हुआ। Q1 डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इक्वल टू Q1 डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। प्लीज ये मत कर देना Q1 डैश कैंसिल आउट, ये करना मत, ठीक है ना? क्यों नहीं करना? क्योंकि मुझे एक चीज पता नहीं है यहाँ पे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? Q1 डैश R2 इक्वल टू Q1 डैश R1। आ रहा है समझ में? हाँ सर। एक साइड लेके गया, Q1 डैश आ जाएगा Q1 डैश R2 माइनस R1 इक्वल टू 0। आया? नाउ सिंस R1 इज नॉट इक्वल टू R2, R1 R2 के इक्वल नहीं है। देखो अगर आप ढंग से देखोगे, हैं क्या इक्वल दोनों? नो सर। R2 R1 से ज्यादा है, तो R1 R2 के इक्वल नहीं है, और इनका प्रोडक्ट क्या है? 0। तो इसका मतलब क्या है बताओ? Q1 dash 0. Q1 डैश ही 0 होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर Q1 डैश 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर वाले स्फीयर पे बिल्कुल भी चार्ज है नहीं। आया कुछ समझ में? यस सर। तो अंदर वाले चार्ज पे, चार्ज अंदर वाला जो स्फीयर है S1, उस पे चार्ज होता ही नहीं है। कहाँ गया सारा भाग के? तो बाहर भाग गया। कैसे पता चला? तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको तीसरी इक्वेशन देखनी है। तीसरी इक्वेशन क्या कहती है? तीसरी चीज बताती है कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम लिख रहा हूं, ध्यान देना, इनिशियली कितना था, और टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम फाइनली कितना हुआ कनेक्शन के बाद, ये दोनों लिख रहा हूं, ध्यान देना। इनिशियली कितना था सिस्टम पे? अंदर वाले पे था Q1, बाहर वाले पे था Q2। समझ में आए? यस सर। और फाइनली कितना आया? अंदर वाले पे कितना बना था? Q1 डैश, और बाहर वाले पे कितना था? Q2 डैश। तो सम करके इक्वल कर दो, बस, और कुछ नहीं है।
यहां तक आया समझ में? हाँ सर। बट Q1 डैश क्या है? 0। ये मैंने अभी सॉल्व करके बताया आपको। तो अगर आप Q1 डैश 0 डालते हो तो Q2 डैश कितना आया? Q1 प्लस Q2 आया समझ में? यस सर। और यही चीज तो यहाँ बता रही है अंदर, देखो यहाँ ये चीज यहाँ पे मैंने पहले इसलिए तो बताई है आपको। यहाँ अब मैंने ये लिख दी है। क्या पता चला इससे पता चला Q1 डैश इज 0 एंड Q2 डैश क्या है? Q1 प्लस Q2 आया समझ में? यस सर। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अंदर वाले का पूरा चार्ज कहाँ भाग जाता है? बाहर चले जाता है। ये मैंने पहले ही आपको बताया था। तो इसमें अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ऐसे पूछा जाएगा। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। कैन बी दी चार्ज ऑफ one body is can the charge of one body is wholly transferred to other body? मतलब कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक बॉडी का जो चार्ज है वह पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दूं दूसरी बॉडी में? पॉसिबल है? यस। तो क्या Yes, बोलोगे sir. आप? क्या बोलोगे? पॉसिबल है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब एक बॉडी S1 ली जाए और उसके बाहर एक बॉडी ली जाए S2, और दोनों को किससे कनेक्ट किया जाए? एक कंडक्टिंग वायर से। कंडक्टिंग वायर। ठीक है, लेकिन ध्यान देना दोनों बॉडी कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग बॉडी। यहाँ लिख दे रहा हूँ कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग में नहीं चलता ये, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में अगर यहाँ कोई चार्ज पड़ा है तो वो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। ध्यान देना, वो वहीं पे पड़ा रहेगा। कंडक्टिंग में ही चलता है। तो पूरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा दैट कैन द चार्ज ऑफ वन कंडक्टिंग बॉडी इज wholly transferred to the other body? Yes, it can be transferred, but one has, ये तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, yes, ये पूछा जाएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन अगर कंसेप्चुअल में आएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, बट वन बॉडी हैज टू लाइन इनसाइड द अदर बॉडी। समझ में आ गया? सर अगर एक प्लस और एक नेगेटिव हुआ तो? तब भी जाएगा, तब भी जाएगा। मैं ये क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन करने की कोशिश करना, तब भी जाएगा, बिल्कुल जाता है। ऐसा कभी मत सोचना कि एग्जाम्पल के तौर पे ये एक स्फेयर, कितना चार्ज है इसका? -q। इसका चार्ज है +2q। r 2r। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं S1 S2, मैं आपसे क्वेश्चन दो चीज पूछ रहा हूं उसमें, पोटेंशियल ऑफ बोथ स्फेयर बिफोर कनेक्शन, ये पहला है, एंड आफ्टर कनेक्शन। अगर मैं ये दो चीजें पूछूंगा तो बिफोर कनेक्शन बताएगा कोई क्या होगा? बिफोर कनेक्शन बताओ कितना आएगा S1 का? तो खुद के चार्ज की वजह से कितना? Q माइनस Q अपॉन 4πε0r। ये खुद के चार्ज की वजह से, अंदर वाले का ध्यान देना। और बाहर वाले की वजह से कितना आएगा?
2q अपॉन 4πε0 2r। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो देखो कितना आ रहा है, ध्यान देना। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ रहा है देखो, -2q प्लस 2q 8πε0r। ये कैंसल आउट, कितना आ गया अंदर? 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि खुद के चार्ज S1 का खुद के चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल था, और बाहर जो स्फेयर है उसकी वजह से उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल और आ गया, तो ये कैंसल आउट कर गया। समझ में आ गया? यस सर। लेकिन अगर मैं S2 का पूछूं तो क्या होगा बताओ, बाहर वाले का? तो आप क्या बोलोगे? खुद के चार्ज की वजह से आया 2q 4πε0 2r, ये खुद के चार्ज की वजह से आया, और क्योंकि इसके अंदर भी एक चार्ज स्फीयर पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी आएगा, बट कितना आएगा? q अपॉन, सॉरी ये प्लस है, कितना आएगा? -q अपॉन 4πε0 2r। ये चीज समझ में आई? यस सर। तो कितना आया? ये आया q अपॉन 4πε0 r। अब बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है? सर 8 आएगा ना, 8π/ε। सॉरी 8, किसका ज्यादा लग रहा है? सर S2 का ज्यादा है S2। कि नहीं? है कि नहीं ज्यादा? हाँ सर। यानी कि S2 का पोटेंशियल S1 से ज्यादा है। अब बताओ अंदर कितना चार्ज बैठा हुआ है? ये लो माइनस। पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल है, अंदर चार्ज बैठा है कितना? माइनस। और दोनों को जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज कहां भागेगा? अपने आप लो टू हाई पोटेंशियल, अपने आप तो लो टू हाई भागता है। यस सर। तो फाइनली कंडीशन क्या हो जाएगी? फाइनल कंडीशन ये हो जाएगी, अब मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ध्यान देना, खुद समझ लो इस चीज को। फाइनल कंडीशन ऐसी होगी, वैसे ही कनेक्ट किया, इस पे कितना चार्ज आ गया? 0। और बाहर वाले पे कितना आएगा? 2q, पहले से ही था लेकिन -q और आ गया, तो कितना आ गया? +q। आ गया समझ में? यस सर। और अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ पोटेंशियल कितना है S1 और S2 का, तो फिर से आप बता सकते हो आफ्टर कनेक्शन। ध्यान देना, ये आफ्टर कनेक्शन लिख रहा हूं, पोटेंशियल आफ्टर कनेक्टिंग कनेक्शन विद कंडक्टिंग वायर। बताओ, अब बताओ आफ्टर क्या होगा S1 का? खुद के चार्ज की वजह से कितना? 0। 0। बहुत बढ़िया, 0 अपॉन 4πε0 r, तो 0 ही आएगा। लेकिन क्या एक्चुअल में 0 है? नहीं। बाहर कितना बैठा चार्ज? अब बताओ S2 पे एक्चुअल में फाइनल चार्ज कितना आ गया? q +q। तो ये जो बाहर वाला स्फीयर है इसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल आएगा, कितना? जितना S2 के सरफेस पे, तो कितना आ रहा है? q अपॉन 4πε0 2r। समझ में आया ये? यस सर। यानी आया q अपॉन 4πε0 2r, यानी कि 8 लिख लो, 8πε0r। ये आया S1 का, और S2 का भी उतना ही आएगा, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम आना चाहिए, तभी तो चार्ज ट्रांसफर रुक गया। आया समझ में कि नहीं? हाँ सर। तो कितना आया बताओ S2 का खुद के चार्ज की वजह से कितना? q अपॉन 4πε0 2r, ये खुद के चार्ज की वजह से है, और क्योंकि इसके अंदर एक स्फीयर बैठा है बट उस पर 0 चार्ज है, तो उसकी वजह से कितना आएगा? 0 अपॉन 4πε0 2r, बट ये तो 0 ही है, तो आंसर कितना आया? तो इससे क्या पता चलता है कि आफ्टर कनेक्शन S1 का जो पोटेंशियल है वही S2 का होता है। यस सर। क्लियर हुआ क्या कि नहीं हुआ? हुआ सर। तो इससे ये भी पता चला कि जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो जब सारा का सारा ट्रांसफर चार्ज अंदर वाला बाहर चले जाता है, उस समय दोनों का पोटेंशियल भी इक्वल हो जाता है।
इससे ये भी पता चल रहा है। आया समझ में कि नहीं? यस सर। यस कोई भी अगर आपसे पूछ ले क्या किसी भी एक कंडक्टिंग बॉडी का पूरा चार्ज दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? यस हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है सर, आपको एक बॉडी को दूसरे के अंदर रखना पड़ेगा। अब वैसे ही आप बोलोगे कि सर व्हाट हैपन अगर ये दोनों चार्जिंग बॉडी बाहर रखी होती? तो अब ये केस मैं कल ही करवाऊंगा। कल मेरे ख्याल से 1.5 घंटा और लगेगा, 1.5 घंटे में मैं चैप्टर खत्म करवा दूंगा, ध्यान देना। और मोस्ट प्रोबली जो कल जो लास्ट 1 आवर बचता है उसमें मैं कैपेसिटेंस स्टार्ट कर दूंगा। सर ये भी उसी टॉपिक, इसी चैप्टर का टॉपिक है ना, कैपेसिटी? हाँ जी, कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर ही है, ये ध्यान से समझना। आप बोलोगे कि सर ये है, ध्यान देना, इसी को बोला जाता है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि ये किसका प्रिंसिपल है, सो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो कि आपके सिलेबस में है। तो जो चीज मैंने आज आपको बताई है, जो बच्चे चले गए हैं उनको फिर समझ में नहीं आएगी। प्रिंसिपल ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन टीचिंग में टाइम लगता ही है, एक एक को पूछ के चलना पड़ रहा है। अगर ये ऑफलाइन होती तो मैं धड़ाधड़ करवाता हूँ। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो आपसे कोई पूछे प्रिंसिपल ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर है तो क्या बोलोगे आप? इफ अ कंडक्टिंग बॉडी इज लाइंग इनसाइड द अदर कंडक्टिंग बॉडी एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग मतलब कॉपर या एल्यूमिनियम वायर, then the charge of inside body is transferred to outside body completely। आया समझ में? यस सर। ये है वेन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल। तो आज यहीं एंड करते हैं। मैं आपको 9:30 बजे एक लिंक भेजूंगा, उसमें जो आप मैंने होमवर्क दिया था वो डिस्कस करेंगे। आधे घंटे में मैं डिस्कस करके छोड़ दूंगा आपको, ठीक है? ओके सर। थैंक यू। एक बार Thank you, अटेंडेंस sir. दे दो सब, अटेंडेंस दे दो सब एक बार, और कोशिश क्या करो अटेंडेंस लिख दिया करो, मुझे एटलीस्ट पता रहेगा कि कौन कौन अटेंड कर रहे हैं ढंग से। एक बार अटेंडेंस दे दो सब लिख के। प्लीज मेहनत करो। फिजिक्स रिक्वायर्ड अ काइंड ऑफ, मतलब फिजिक्स जो है आपसे मेहनत मांगती है, और जितना मेहनत करोगे अभी ग्रेजुएशन में उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी, वरना फिर भागोगे। कॉलेज तो जाओगे ना, ऐसा तो नहीं है कि ये सोच रहे हो कि 12वीं तक पास करके चलो कोई कुछ काम कर लेंगे। कॉलेज तो जाओगे जाओगे, तैयारी करोगे, यूपीएससी की तैयारी करोगे या कोई भी तैयारी करोगे, तैयारी तभी हो पाएगी जब आपकी फिजिक्स क्लियर है। ये सब पूछा जाता है, बेसिक फिजिक्स तो हर जगह पूछी जाती है। प्लीज मेहनत करो। चलो ठीक है, थैंक यू। सबने दे दिए ना अटेंडेंस? यस सर। ओके थैंक यू, चलो।
हाँ जी